समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। पार्टी कार्यालय पहुंचने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई की जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हो जाते हैं उन पर भ्रष्टाचार जैसे कई मामले भी बिल्कुल कोई मामला उनके ऊपर दर्ज नहीं रहता। क्या कुछ कहा पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने पत्रकारिता वार्ता के दौरान, सुनिए पूरी इसका। समाजवादी ने डिम्पल यादव पे अपना दाव रखा और बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा, हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। किस तरह का चुनाव मिलेगा? आप मैदान में हैं, क्या लग रहा है? देखिए, मैनपुरी में जब भी चुनाव हुआ लोकसभा का, और चूँकि समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा हमेशा, और नेताजी ने जब अपने लोकसभा जीवन की शुरुआत की, लोकसभा चुनाव की शुरुआत की, तो मैनपुरी से लड़े थे पहली बार चुनाव। और उससे पहले से भी उनका लगाव रहा मैनपुरी से, और लगातार यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का भरपूर साथ दिया। और हम देखते हैं कि हर चुनाव में लोकसभा के समय भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलता, और ठीक ऐन मौके पर कोई भी प्रत्याशी बना के वो ले आते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, कोई प्रत्याशी भी तो मैदान में नहीं है। और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं गाँव में, लोगों से रिपोर्ट मिल रही, लोगों का जो इस समय माहौल जो चुनाव के लिए बना हुआ है, जहाँ 10 साल की सरकार केंद्र में हो चुकी है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, और लोगों को जो उम्मीदें थी, जो घोषणा पत्र था बीजेपी का, जो वादे उन्होंने किए थे, कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और इस चुनाव में मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उपचुनाव में 2,88,000 वोटों से पार्टी जीती थी, उससे भी बड़े मतों से इस बार मैनपुरी की जनता आदरणीय डिम्पल यादव जी को यहाँ से चुनाव जिता के देगी। अगर मतदाताओं की बात करें तो मैनपुरी में अगर देखा जाए इसको यादव लैंड कहा जाता है, हालांकि दूसरे नंबर पे शाक के प्रत्याशी, शाक के मतदाता, और बीएसपी ने शाक को मैदान पे उतारा है। क्या बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है शाक प्रत्याशी जो बीएसपी से आया हुआ है, और बीएसपी प्रत्याशी को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब से चुनाव लड़ रही है, मैं समझता हूँ एक आध चुनाव छोड़ के हमेशा शाक प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने दिया। और क्योंकि चुनाव का समय, हर पार्टी अपना कैंडिडेट देगी, और अक्सर हम लोगों ने देखा है कि मीडिया के माध्यम से भाजपा के लोग ये प्रचार कराते हैं कि केवल यादव समाजवादी पार्टी को वोट देता है, बाकी सारे जो वोटर हैं, जो जातियाँ, विभिन्न जातियाँ, वो खिलाफ हैं। लेकिन अगर आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे, आप पोलिंगों को अगर देखेंगे, तो हर समाज का, हर जाति का, बिरादरी का वोट विकास के नाम पर जो यहाँ के लोग अपना जो जुड़ाव महसूस करते हैं हमेशा से पार्टी के साथ में, हर जाति बिरादरी का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। और ऐसे में आपकी भी चर्चा कई बार पता चला कि समाजवादी पार्टी आपके प्रस्ताव दे सकती है, तो क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी वहाँ पे अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी परिवार के? देखिए, मैं 1999-2000 से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3 चुनाव लड़े, लगातार वहाँ जिताया। 2 चुनाव उसके बाद आदरणीय डिम्पल जी चुनाव जीती 2 बार लगातार। तो उनका बहुत ही विशेष लगाव है कन्नौज से, कन्नौज के एक एक व्यक्ति से वो सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, एक एक सीट महत्वपूर्ण है, जितने भी ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शन देखे जा रहे हैं। और अभी 2 तारीख को कन्नौज आए भी थे, वहाँ के तमाम वरिष्ठ नेताओं से, तमाम वरिष्ठ साथियों से वहाँ चर्चा भी हुई, बात भी हुई। और मुझे लगता है कि 3-4 दिन के अंदर कन्नौज के लोगों का मन लेके, उनकी राय लेके, और जो भी बेहतर होगा चुनाव जीतने के लिए, प्रत्याशी की घोषणा जो है 4-5 दिन के अंदर माननीय राष्ट्रपति जी कर देंगे। सीट में बदलाव को लेकर तमाम तरह की राजनीति हो रही है, जैसे कि अभी बताया सुषमा चाचा ने अपने लड़के को चुनाव लड़ाने की बात की। कितनी सच्चाई और इसके पीछे कारण क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में, इसके कारण प्रत्याशी बदले हैं? देखिए, क्योंकि चुनाव है, और हम लोग भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं। और पार्टी के पास जो भी फीडबैक आता है प्रत्याशी के बारे में, कैंडिडेट के बारे में, उस फीडबैक के आधार पर सभी लोगों से बात करके पार्टी नेतृत्व जो है, शीर्ष नेता, वो फैसला लेता है। और सभी सीटों पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से। और ये कोशिश है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार अपने बयानों में उन्होंने कहा, या उत्तर प्रदेश से हम लोग भाजपा को हराएंगे, तभी देश से भाजपा हटेगी। तो हर सीट पर जो भी बेहतर से बेहतर प्रत्याशी हो सकता है, जो कड़ी चुनौती दे और चुनाव जीत भी सके,
उस प्रत्याशी को जो है पार्टी टिकट दे रही है। कहीं अगर लग रहा है कि प्रत्याशी हल्का है या कोई कारण है वहाँ लोकल का, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही फाइनल प्रत्याशी की जा रही है। लोकसभा चुनाव में किस प्रकार की क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा तक ही करेंगे? देखिए अभी सभी चीज़ों को लेके चर्चा हो रही है, कहाँ से संभव हो सकता है, कहाँ से नहीं। और बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी घोषणा की थी कि जो भी पार्टी हित के लिए जो बेहतर होगा, अगर उनको लगेगा कहीं चुनाव लड़ने से पार्टी को फ़ायदा है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, और उनको लगता है कहीं किसी और रोल में अगर वो चाहेंगे पार्टी के लिए तो उस रोल में भी काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, कैसे देखिए अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से परेशान किया गया, उससे पहले बिहार में जो हुआ, और उससे पहले कल वेस्ट बंगाल में जिस तरह से किया गया, तो ये अब सारी देश के सामने अब जो आम से आम आदमी है वो भी इस बात को देख रहा है, समझ रहा है कि किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को लगातार डराने का, धमकाने का, उनका मोटिवेशन डिमोरलाइज करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में और तमाम राज्यों में थोक के भाव में नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अभी मैं एक बड़े समाचार पत्र की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि जो 25 बड़े नेता जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उन 25 नेताओं में से 23 नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस बंद कर दिए। प्रधानमंत्री जी मंचों से जिस बात को कहते हैं, घोटालों का नाम लेते हैं, व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं कि इन्होंने घोटाले किए, 2 दिन बाद खबर आती है कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गया है, सारे मुकदमे बंद हो गए। पूरा देश इस बात को जान रहा है जिस तरह की धांधली भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव में 400 पार का नारा जरूर दे रहे हैं, लेकिन इनको भी पता है, इनका जो सर्वे इन्होंने किया, इनको भी पता है सरकार नहीं बनने आ रही। इसीलिए चाहे कैसा भी नेता, कितना भी उसका भ्रष्टाचारी हो, चाहे मुकदमे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये उसको अपनी पार्टी में लगातार ले रहा है। और इस बात का संकेत है कि भाजपा डरी हुई है और उसको पता है कि जो दावे वो कर रहे हैं मंचों से, ज़मीन पे उन दावों को जो है जनता मन बना रही है। जब चुनाव आता है तब भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का साथ लेती है, क्या देखिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग जितना इन 10 सालों में हुआ, मैं समझता हूँ उससे पहले आज़ाद भारत के इतिहास में कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। भले ही आपातकाल घोषित ना हो, लेकिन जो माहौल है वो आपातकाल से कम नहीं है। जिसको भी मन आ रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे, ईडी भेज दे रहे हैं, कोई सबूत नहीं मिल रहा है, कोई किसी प्रकार का मुकदमा भी नहीं, उसके बाद भी नेताओं को ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, सुनवाई कहीं हो नहीं रही, और पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष को ख़त्म करने पर आमादा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, और 10 साल से लोग जिस आस में थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करेगी, लेकिन 10 सालों में सारे जो दावे उनके थे वो खोखले साबित हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है इस चुनाव में जनता मन बना चुकी है और देश की सरकार को बदलेगी। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट की, देखिए अमूमन ये होता था पहले कि जब कंप्लेन की जाती थी तो उसका जो है बहुत ही गंभीर तरीके से संज्ञान ईसीआई लेता था, और जो जायज़ शिकायतें होती थी उस पर कार्रवाई भी होती थी। लेकिन आप जान रहे हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी संस्थाएं जो हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पूरी तरीके से मैं कहूँगा कठपुतली बना के रख दिया है, और भाजपा के इशारे में काम हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव के दौरान जो प्रचार चल रहा है, भाजपा के नेता कोई संविधान बदलने की बात कर रहा है, कोई धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहा है, जो कि सीधे जो है वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है। जो गाइडलाइन जारी की थी चुनाव आयोग ने, इस तरीके की भाषा प्रयोग नहीं हो सकती, या तमाम तरह की गाइडलाइंस हैं, उन सब गाइडलाइंस के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, कहीं ना कोई एफआईआर दर्ज हो रही है, ना कोई कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी लगातार